सुप्रभात बच्चों। हिंदी की कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम पाठ 15 मुल्ला नसरुद्दीन पढ़ेंगे। तो आप लोग पृष्ठ संख्या 126 पर आए। पाठ का नाम है मुल्ला नसरुद्दीन। इस कहानी में हम मुल्ला नसरुद्दीन के विषय में पढ़ेंगे। मुल्ला नसरुद्दीन बहुत ही हाजिर जवाब थे, यानी कि किसी भी बात का उत्तर तुरंत ही दे देते थे और ऐसे उत्तर देते कि उनकी बातें सुनकर सब प्रसन्न हो उठते थे। अपने शब्दों के जादू से वे किसी का भी मन जीत लेते थे। बच्चों, आप तो जानते ही हैं कि अगर हम किसी से प्यार से बात करें, मीठा बोलें, तो किसी का भी दिल जीत सकते हैं। आज हम इसी विषय पर कहानी में पढ़ेंगे, मुल्ला नसरुद्दीन की हाजिर जवाबी की कहानी। मुल्ला नसरुद्दीन बहुत ही हाजिर जवाब थे। वे इस प्रकार शब्दों का प्रयोग करते थे कि हर व्यक्ति आश्चर्यचकित हो उठता और प्रसन्न हो जाता था। कुछ समय बाद उनकी चर्चा बगदाद के बादशाह तक भी पहुंची। वह भी उनसे बहुत प्रभावित थे। एक बार बगदाद के बादशाह से मिलने चीन से कोई विद्वान आया। उन्होंने बादशाह से कहा कि मैं बहुत बुद्धिमान हूं, मुझे आज तक कोई नहीं हरा सका। मैं आपके सामने 3 प्रश्न पूछूंगा। अगर किसी ने इसका उत्तर दिया तो वह मुझसे अधिक श्रेष्ठ, नहीं तो मैं सबसे अधिक श्रेष्ठ कहलाऊंगा और आप सबको यह स्वीकार करना पड़ेगा। यह सुनकर बादशाह पहले तो परेशान हो गए, फिर बोले, ठीक है, पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? अब उन्होंने पहला प्रश्न था, बताइए, इस धरती का केंद्र बिंदु कहाँ है? दरबार में सभी व्यक्ति चुप हो गए। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी चीनी विद्वान ने 2 प्रश्न और पूछ लिए। दूसरा प्रश्न पूछा, आकाश में कितने तारे हैं? और तीसरा प्रश्न था, मेरी दाढ़ी में कितने बाल हैं? सब व्यक्ति प्रश्न सुनकर घबरा गए कि इसका क्या जवाब दिया जाए। तभी अचानक मुल्ला नसरुद्दीन का ख्याल आया। चीनी विद्वान ने कहा, बादशाह, क्या बिना जवाब के मुझे यहां से जाना होगा? बादशाह ने कहा, नहीं, आप जरा इंतजार करें। बादशाह ने तुरंत मुल्ला नसरुद्दीन को दरबार में बुलाया और आदेश मिलते ही मुल्ला नसरुद्दीन अपने गधे के साथ बादशाह के सामने दरबार में आ पहुंचे। बादशाह ने कहा कि यह चीनी विद्वान प्रश्नों का उत्तर चाहते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर अब तुम्हें ही देने हैं। मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा, पूछिए, कौन कौन से प्रश्न हैं? चीनी विद्वान ने कहा, पहला प्रश्न, इस धरती का केंद्र बिंदु कहाँ है? प्रश्न सुनकर मुल्ला नसरुद्दीन तुरंत गधे को हाँकने वाली लाठी को लेकर अपने गधे के दोनों ओर ही घुमाने लगे। इन सब चीजों को देखकर वहां पर बैठे सब लोग हैरान और परेशान हो गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो गया है। मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा, महोदय, जहां मेरा गधा खड़ा हुआ है, ठीक उसके पीछे वाले दाहिने पांव के नीचे ही वह केंद्र बिंदु है। अब यदि आपको विश्वास नहीं होता है तो मंगाइए गज। इससे आप पृथ्वी के दोनों सिरों को माप सकते हैं। इतनी बात सुनकर चीनी विद्वान तो उलझन में आ गए। उन्होंने पुनः मुल्ला नसरुद्दीन से पूछा कि अच्छा बताइए, आकाश में कितने तारे? मुल्ला नसरुद्दीन अब इस टेढ़े प्रश्न को सुनकर फिर से मुस्कुराने लगे। फिर उन्होंने इधर देखा, आप देखा, न ताव और अपने गधे के चारों ओर चक्कर काटने लगे। फिर कुछ देर बाद सोचकर उन्होंने कहा, कितने रोए मेरे गधे के शरीर पर हैं, उतनी संख्या आकाश के तारों की है।
अब यह सुनकर चीनी विद्वान का तो सर दर्द होने लगा, क्योंकि गधे के शरीर पर कितने रोए हैं ये तो वह नहीं गिन सकते थे। तो वे अब घबरा गए और परेशान हो गए कि किस तरह का जवाब वह पा रहे हैं। ना वे रोए गिन पाएंगे और ना उनको उत्तर प्राप्त हो पाएगा। उसने कहा, अच्छा, अब आप मेरे अंतिम प्रश्न का उत्तर दीजिए। बताइए, मेरी दाढ़ी में कितने बाल हैं? यह सुनकर मुल्ला नसरुद्दीन ने तुरंत अपने गधे की पूंछ पकड़ ली और गौर से देखने लगे। फिर बोले, जितने मेरे गधे की पूंछ के बाल हैं उतने आपके दाढ़ी के बाल हैं। यह चीनी विद्वान हैरान होते हुए बोला, आप यह बात कैसे इतने यकीन के साथ कह सकते हैं? मुल्ला नसरुद्दीन ने मुस्कुरा कर कहा, अगर आपको मेरी बात प्रमाणित करके मैं आपको अपनी बात को साबित करके दिखाता हूँ। इसके लिए मुझे एक बाल आपकी दाढ़ी का और एक बाल अपने गधे की पूंछ से उखाड़ना होगा। यह कहकर वे उसकी ओर, चीनी विद्वान की ओर मुल्ला नसरुद्दीन बढ़ते हैं। तभी चीनी विद्वान बोले, नहीं नहीं, इसकी तो कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आप जीते और मैं हार गया, क्योंकि अगर एक एक उसकी दाढ़ी के बाल तोड़ेंगे तो वे उसको तो बहुत तकलीफ होगी, और जो कि मुमकिन ही नहीं था। तो यह देखकर बादशाह और सभी दरबारी मुल्ला नसरुद्दीन की हाजिर जवाबी पर प्रशंसा करने लगे। बादशाह ने प्रसन्न होकर मुल्ला नसरुद्दीन को सोने की मोहरें भेंट की। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? सबसे बड़ी चीज ये है कि इस कहानी से हमें ये शिक्षा प्राप्त होती है कि कोई भी कठिन से कठिन परिस्थिति हमारे जीवन में आए तो हमें जीवन में कभी घबराना नहीं चाहिए। शांति से बैठकर उस परिस्थिति को समझने का प्रयास करना चाहिए और उसको हल निकालने का भी प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जीवन में ऐसी कोई भी कठिनाई या समस्या नहीं है जिसका हल नहीं है। आवश्यकता है तो हिम्मत की और धैर्य की। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी समझ आ गई होगी। अब हम लोग इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। तो आप लोग मौखिक प्रश्न पे आइए। हाजिर जवाब कौन था? हाजिर जवाब मुल्ला नसरुद्दीन था। एक बार बादशाह से मिलने कौन आया? एक बार बादशाह से मिलने एक चीनी विद्वान आया। बादशाह ने किसे दरबार में पेश होने के लिए कहा? बादशाह ने मुल्ला नसरुद्दीन को दरबार में पेश होने को कहा। बादशाह ने प्रसन्न होकर नसरुद्दीन को क्या भेंट दिया? तो बादशाह ने प्रसन्न होकर मुल्ला नसरुद्दीन को सोने की मोहरें भेंट में दी। मुल्ला नसरुद्दीन किस प्रकार के लोगों को हैरान कर देते थे? मुल्ला नसरुद्दीन शब्दों के विचित्र अर्थ निकालकर सबको हैरान कर देते थे। चीनी विद्वान का पहला प्रश्न क्या था? चीनी विद्वान का पहला प्रश्न था कि इस धरती का केंद्र बिंदु कहाँ है? तीसरा प्रश्न, मुल्ला नसरुद्दीन किसके साथ दरबार में आए? मुल्ला नसरुद्दीन अपने गधे के साथ दरबार में आए। दूसरा प्रश्न सुनकर मुल्ला नसरुद्दीन ने क्या किया? दूसरा प्रश्न सुनकर मुल्ला नसरुद्दीन ने आव देखा ना ताव और अपने गधे के चारों ओर चक्कर काटने लगा। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ प्रश्न उत्तर आप समझ गए होंगे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और इसका व्याकरण भाग आप लोग स्वयं से करने का प्रयास करें। और इसके बाद अब आप लोग पूजा रचना किताब अपनी निकालेंगे। अगर इस कहानी में आपको कोई भी प्रकार की समस्या होगी तो आप ऑनलाइन कक्षा में मेरे से पूछ सकते हैं। पूजा रचना किताब निकालेंगे। अब आप लोग पूजा रचना में हम लोग अभ्यास 16 करेंगे। इसमें है स्वरनाम। स्वरनाम के भेद। स्वरनाम आप लोग बचपन से पढ़ रहे हैं कि स्वरनाम किसे कहते हैं। तो स्वरनाम शब्दों का प्रयोग वाक्यों में संज्ञा शब्दों की पुनरुक्ति दूर करने के लिए किया जाता है। यानी कि आप कह सकते हैं संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें स्वरनाम कहते हैं। जैसे कि मोहन के भाई ने मोहन से कहा, मोहन के स्कूल जाओ। इस वाक्य में मोहन शब्द को बार बार प्रयोग में लाना थोड़ा अटपटा सा लगता है, इसलिए स्वरनाम शब्दों का बहुत ही सुंदर तरीके से प्रयोग किया गया है। मोहन के भाई ने उससे कहा, तुम अपने स्कूल जाओ। अब हम पढ़ेंगे कि स्वरनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक,
तो पहले पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद हैं। जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम में उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक। इसके अगले प्रश्न में आप लोग आएंगे और अगले प्रश्न में दिया गया है उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक में आपको ढूंढ के लिखना है कि कौन कौन से शब्द उत्तम में आएंगे, कौन से मध्यम में आएंगे, कौन से अन्य में आएंगे। तो मैं, हमें उत्तम में है। पहले मैं आपको उत्तम के उदाहरण बता दूंगी। मैं, हमें, हम, मेरा, हमारा, यह सब उत्तम पुरुषवाचक है। मध्यम पुरुषवाचक तुम, मेरा, मुझे, आप। अन्य पुरुषवाचक वह, इन्हें, इस, उसे। तो इस प्रकार से आप इन शब्दों को छांट सकते हैं। इसके आगे है कि किन जो वाक्य शुद्ध हैं उनके आगे सही लगाना है, जो वाक्य अशुद्ध हैं उसको गलत करना है। तो पहला है तू उत्तम पुरुष सर्वनाम है, गलत है। मैं मध्यम पुरुष सर्वनाम है, गलत है। आप मध्यम पुरुष सर्वनाम है, सही है। वह अन्य पुरुष सर्वनाम, सही है। वह मध्य पुरुष सर्वनाम, गलत है। इसके बाद हम सर्वनाम के भेद पढ़ेंगे। निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। इन सर्वनाम के विषयों के बारे में आप इस पुस्तक में से ही पढ़ेंगे और हम लोग अपनी ऑनलाइन कक्षा में इसको विस्तार पूर्वक मैं आपको समझाऊंगी कि किस प्रकार और कहां पर इन सर्वनाम शब्दों को प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आप लोग अभ्यास 17 में आएंगे। वह नीचे दिए गए वाक्यों में सर्वनाम शब्दों पर चिन्ह लगाओ और उन्हें वाक्यों के सामने लिखो। वह मेरा भाई है, तो वह और मेरा के नीचे रेखांकित कीजिए। उसका नाम सतीश है, उसका के आगे रेखांकित कीजिए। मैं तुमसे कल मिलूंगा, मैं तुमसे के आगे रेखांकित कीजिए। उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने के नीचे रेखांकित कीजिए। तुम्हारा स्कूल कहाँ है, तुम्हारा के आगे रेखांकित कीजिए। चलो उसके घर चलें, उसके के नीचे रेखांकित कीजिए। मेरे के 7वें नंबर पे मेरे के नीचे रेखांकित कीजिए। फिर आप और मुझे, मैं, आप। 10वें नंबर में आपके, 11वां नंबर ये, 12वें नंबर में यह है किसका, मेरा, फिर उन्हें और वह। इस तरह इन शब्दों के नीचे रेखांकित कीजिए जो शब्द स्वरनाम है। तो स्वरनाम आप जानते हैं कि किसे कहते हैं, तो इसमें स्वरनाम ढूंढ के उनको रेखांकित करना है। इसके बाद आपका अगला अभ्यास जो हम लोगों ने करना है, अभ्यास 24। निम्नलिखित वाक्यों में लिंग परिवर्तन करना है। लड़के खेल रहे हैं, यानी लड़कियां खेल रही हैं। बकरियां घास चर रही हैं, बकरे घास चर रहे हैं। इसके पश्चात है बालिका सो गई। सभी अध्यापक जा चुके। मोरनी नाच रही है। मदारिन बंदरिया को सिखा रही है। पिताजी ने मुझे बुलाया है। आओ प्यारी बहनों आओ। मैंने एक बैल खरीदा। यह लड़की बहुत सीधी सादी है। माली 12वें नंबर पे है, माली फूल चुन रहा है। मालिन फूल चुन रही है। पुजारिन पूजा कर रही है, पुजारी पूजा कर रहा है। घोड़ा घास खा रहा है, घोड़ी घास खा रही है। 15वां है वह रोटी पकाएगा, वह रोटी पकाएगी। तो इस प्रकार आपको लिंग बदलने हैं और वाक्य परिवर्तित करने हैं। इसके बाद आपका अगला अभ्यास है अभ्यास 25। अब इसमें विपरीतार्थक शब्द हैं। विपरीत शब्दों को आपको स्मरण करना है, यानी कि याद करना है। यहाँ पर आपको सारे विपरीत शब्द दिए गए हैं, इनको आपको याद करना है और इसी तरह से आपको याद करके इसमें किसी पुस्तिका में नहीं लिखना, आपको खुद से स्मरण करना है और ये परीक्षा में आ सकता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की कक्षा में कहानी और पूजा रचना अच्छे से समझ आ गई होगी और जो जो आपको नहीं समझ आया होगा वह हम लोग ऑनलाइन कक्षा में दोबारा से करेंगे। तो आज की कक्षा यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।